वेलकम बैक टू रौनक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी छात्रों को जयनाथ जी महाराज की और इनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बेटा अपना जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, अपन ने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा है, आज अपने को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। आपको इस चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं घोड़ों पर जो सवार है वो अंग्रेजी हुकूमत के लोग हैं, अंग्रेजी सैनिक है। ये भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं और भारतीय लोगों में इसी प्रक्रिया के माध्यम से इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। और ये चित्र ये दर्शाता है कि ज्यादा दिनों तक अंग्रेजी शासन हमारे भारतीय लोगों पर हुकूमत नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी। अब अपन देखते बेटा कि भारतीय लोगों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और लोगों की समझ है वो बदलने लगी। उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली थी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा और ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण है वो एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। ये पूरा है वो यूरोप का है। अब अपन देखते हैं भारत में, तो उस समय भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था। हम कह सकते हैं कि भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था और अपनी मनमानी तरीके से वो शासन यहाँ पे कर रहे थे। दूसरे उपनिवेश की भांति भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय होता है तथा अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। अंग्रेजों के विरोध में, उपनिवेश के विरोध में भारत में भी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। अब बेटा इसमें अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विशाल आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। और इस अध्याय में जो भी हम आंदोलन पढ़ेंगे वो 1920 के दशक के बाद के पढ़ेंगे, क्योंकि 1920 के पहले की घटना आपके इस अध्याय में नहीं है। इसमें अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए इसका पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, पहला बिंदु स्टार्ट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है जिसमें पूरा विश्व होता है वो दो गुटों में विभाजित हो जाता है, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ब्रिटेन था वो मित्र राष्ट्र में शामिल था और उस समय भारत पर अंग्रेजों का उपनिवेश था। अपने को इसलिए पढ़ना है, ब्रिटेन को इसलिए देखना है क्योंकि भारत पर उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो जैसे ही अंग्रेजों का शासन भारत पर था तो भारत के लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया था। युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया था और कर्ज को पूरा करने के लिए करों में बढ़ोतरी की गई और गांवों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। इन सभी उलझनों में भारतीयों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? प्रेम भाव। क्योंकि देखो ये ऐसा अंग्रेजों ने भी इसलिए किया था क्योंकि पूरे विश्व में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसमें से बेटा जो आपको कभी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है तो वो होगा कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। आगे देखते हैं सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जी एक केस की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी उनके साथ में नस्ल भेद का व्यवहार किया गया था। भारत में भी उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता था। उनके साथ में क्या, पूरे भारतीयों के साथ में भी हो रहा था। तो उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार का विरोध किया और सफलतापूर्वक उनका लोहा लिया। इस पद्धति में वे सत्याग्रह करते थे, मतलब सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया था। मतलब वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो अपने को ये समझना है कि सत्याग्रह क्या है, क्या होता है सत्याग्रह। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, तो इसमें सत्य की खोज पर बल दिया जाता है और इसका अर्थ होता है अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, आपका उद्देश्य है वो सच्चा है और आपका संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपको अहिंसा की आवश्यकता है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो जाता है और अंत में सत्य की जीत हो जाती है। महात्मा गांधी जी के अनुसार यही सत्याग्रह है, मतलब सत्य की खोज पर जोर देता है। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्य पर अडिग रहिए, अहिंसा का प्रयोग कीजिए और आप अपने संघर्ष में सफल हो जाइए, सफल हो सकते हैं। आगे देखते बेटा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर क्या विचार दिए थे। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह पर क्या विचार दिए थे?
तो सच्चा सत्याग्रही अपने शत्रु का विनाश नहीं करेगा, कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा, कभी उसका विनाश नहीं करेगा। तो क्या करेगा, केवल उसको समझाना चाहेगा। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी के किसी के मन में या दिल में किसी के प्रति बुरा रखने का कोई भाव नहीं है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल होता है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है। और सत्याग्रह हमेशा आत्मज्ञान से लेस होता है। सत्याग्रह हमेशा प्यार की लो जलती है, नफरत की लो नहीं। उसके दिल में किसकी लो जलती है, प्यार की लो। और सत्याग्रह का परम लक्ष्य होता है अहिंसा सर्वोधर्म, अहिंसा का मार्ग वो अपनाता है। ये जो सभी तथ्य है वो महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के हैं। और महात्मा गांधी जी ने 1917 में नील आंदोलन जो चंपारण बिहार में हुआ था, नील उत्पादन के संबंध में हुआ था, इसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और अहमदाबाद मील मजदूर में भी इन्होंने इसका प्रयोग किया था। आगे वाला पॉइंट अपना है रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट? बोर्ड के एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने एक कानून लाया। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने एक कानून लाया और इसके अनुसार किसी भारतीय पर यदि संदेह हो जाए तो संदेह मात्र के आधार पर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। और महात्मा गांधी जी ने इससे भारतीयों के लिए एक काला कानून की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? काला कानून की। अतः महात्मा गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ कर दिया और जिसका नाम था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में जगह जगह रैलियां हुई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, दुकानों पर ताले लगाए गए और महात्मा गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश निषेध कर दिया। और रॉलेट एक्ट के संबंध में एक 10 अप्रैल को घटना होती है पंजाब के अमृतसर में। वहां पे शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था तो पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। एक बार ये वापस देखिए रॉलेट एक्ट क्या था। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने एक कानून लाया और उस कानून के तहत यदि किसी भारतीय पर संदेह हो जाए तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चला दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसमें जगह जगह रैलियां निकाली गई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, दुकानों पर ताले लगाए गए और महात्मा गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश था वो निषिद्ध कर दिया। आगे अपन देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सीधा बोर्ड के एग्जाम में आएगा प्रश्न, क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो जो 13 अप्रैल को अमृतसर की घटना होती है, पुलिस वालों ने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई थी, तो उसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर की घटना से द्रवित लोग पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला मैदान में एकत्रित हुए और सरकार द्वारा पारित दमनकारी कानून का उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। लोगों को पता नहीं था कि उस समय शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया है। तब जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ में वहां पहुंचता है, मैदान को चारों तरफ से घेर लेता है और लोगों के पास में बाहर जाने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। दो ही रास्ते थे उस मैदान में आने के लिए, बीच में कुआं था। तो चारों तरफ सैनिक उन लोगों को घेर लेते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ करते थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और इसी घटना को क्या कहा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। आगे इसमें देखते हैं अपन खिलाफत आंदोलन। क्या था खिलाफत आंदोलन? 1919 में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। ऐसा करके महात्मा गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि यदि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक हो जाए तो अंग्रेज ज्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं और हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या था खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य में तुर्की की हार हो जाती है और चारों तरफ अफवाह फैलती है कि इस्लाम विश्व के आध्यात्मिक नेता, इस्लाम जगत के जो आध्यात्मिक नेता है जिसका नाम है खलीफा, उसके साथ में एक सख्त संधि की जाएगी और उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो खलीफा के पद की रक्षा करने के लिए भारत में मुंबई में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन होता है तथा दोनों समुदायों को एक करने के लिए महात्मा गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अपने खलीफा के पद की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन हुआ था जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। बोर्ड के एग्जाम में यदि प्रश्न आए तो आप इसको बढ़िया ढंग से 4 पॉइंटों में लिख सकते हैं। असहयोग ही क्यों? हमें अंग्रेजों का असहयोग ही क्यों करना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज्य। उसमें लिखा है कि भारत में अंग्रेजों का शासन
भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और उनके सहयोग से ही चल रहा है। अंग्रेजों का शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और उनके सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस लेवे तो गोरों का शासन है वो 1 वर्ष के भीतर ही ढह जाएगा और हमें अपने स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, हमारे स्वराज्य की मांग है वो पूरी हो जाएगी। असहयोग का शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी शासन का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। कैसे होता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ, इसके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इन 3 घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया। तब दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति मिलती है और जनवरी 1921 में यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। आगे वाली घटना में क्या देखा जाता है कि असहयोग आंदोलन में लोगों का सैलाब शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे उमड़ा। तो इस आंदोलन में मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दी, शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और विदेशी शासन का बहिष्कार किया गया, दुकानों को बंद कर दिया गया। इन सभी कार्यों के माध्यम से असहयोग आंदोलन को प्रगति मिली। क्या क्या कार्य होते? मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजें छोड़ दी, शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया और विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया। इस प्रतिक्रिया के होने के कारण जो कपड़ों का आयात और निर्यात होता था, जिसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर के 57 करोड़ रह गई, अंग्रेजों को पता चल गया कि यदि भारतीय एक हो जाए तो हमें ज्यादा दिन तक यहाँ पे शासन करने में दिक्कत होगी, हमारा शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। तो ये तो शहरी क्षेत्र में हुआ था। अब ग्रामीण क्षेत्र में इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखते हैं। किसानों और आदिवासी समूह ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, किसानों ने भी लिया और आदिवासी समूह ने भी लिया। तो अवध में जो किसान थे उनका नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया। किसानों ने जमींदारों को बेगार देना बंद कर दिया, बेगार के बारे में अपन आगे देखेंगे, और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। किसानों को समझाते हुए गांधी जी ने ऐलान किया अब कोई लगान नहीं भरनी है और जमीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसा ऐलान किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। ये जो प्रश्न है बेगार, तो बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के काम करना, मतलब आपको वेतन नहीं मिलेगा और कार्य करना, इसी को कहते हैं बेगार। एक प्रश्न और आता है कि गिर मिटिया मजदूरी क्या है? गिर मिटिया मजदूर क्या है? तो अंग्रेजों ने बहुत सारे मजदूरों को काम के बहाने फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज लेकर गए। ये भी अंग्रेज के उपनिवेश थे, वहां पे अंग्रेज लेके गए और इन्हीं मजदूरों को गिर मिटिया मजदूर कहा गया और ये भारत के थे। आगे असहयोग आंदोलन में एक घटना होती है जिसका नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। तब गोरखपुर पुलिस के जवानों ने सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज करना आरंभ कर दिया। सत्याग्रही थे वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, परंतु पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करना प्रारंभ कर दिया। तो सत्याग्रहियों ने हिंसक प्रदर्शन करके, हिंसक रूप धारण करके पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 7 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस हिंसा से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब किया था? ये घटना 5 फरवरी को होती है और असहयोग आंदोलन 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। बेटा इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इस चैप्टर में? इस पहले भाग में हमने पढ़ा है रॉलेट एक्ट पढ़ा है, हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा है, हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा है और हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा है। ये 4 प्रश्न है वो इसमें महत्वपूर्ण है। आगे मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, और जब तक आपको जय नाथ जी महाराज।